Okay, recording started, sharing my screen. So thank you everyone for joining this open live session. आज का सेशन इज अ रिविजिट सेशन. लास्ट टाइम हमने एक्टिविटी लॉग पर एक सेशन लिया था जिसमें हमने समझा था कि एक्टिविटी लॉग क्या है, क्यों है एंड ऑल दैट. और उस टाइम जब हम इसको टेस्ट कर रहे थे तो हमें कई सारी एरर्स मिल रही थी. तो ये उसका एक रिविजिट है जिसमें हम गलतियां कर रहे थे उसको रिकैप करेंगे, ठीक करेंगे यहाँ पे. ओके. तो अगेन कुछ चीजें मैं फिर से दोहराता हूँ कि एक्टिविटी लॉग क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है एंड ऑल दैट. तो यहाँ पे मैं पावर बीआई सर्विस खोल लेता हूँ पहले. इसमें मैं जाएंगे powerbi.com पे. ओके. अब यहाँ पे आप एक सिनेरियो अज्यूम कर सकते हैं जिसमें आप अ, मान लीजिए कि आप एक डिपार्टमेंट के लिए एक वर्क स्पेस बनाते हैं, राइट. डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल एक फाइनेंस हो जाता है. आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए अराउंड 10 से 15 रिपोर्ट्स बनाई हैं. देन यू हैव डिप्लॉयड इन अ वर्क स्पेस जो एक फाइनेंस डिपार्टमेंट का है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम अज्यूम कर लेते हैं यही वाला है, ठीक है, HR डैशबोर्ड. तो आपने कई सारे रिपोर्ट्स बनाए और आपने इस वर्क स्पेस में डिप्लॉय कर दिया. नाउ जो HR डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो हेड है, अब उसने रिपोर्ट मांगी थी, आपने बनाई, आपने दे दी. अब उस डिपार्टमेंट के जितने भी यूजर्स हैं उनका काम है उन रिपोर्ट्स को यूज करना, उन रिपोर्ट्स को यूज करना. बट प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि मैं रिपोर्ट बनवा देता हूँ, मतलब बीइंग अ हेड मैं एक IT डिपार्टमेंट को बोल के पावर पे की रिपोर्ट्स बनवा देता हूँ और बनवा के मैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर डिप्लॉय करा देता हूँ. बट अब मेरे लिए ये भी जरूरी जानना है कि यार जितनी रिपोर्ट मैंने बनवाई थी क्या वो यूज हो रही हैं या नहीं हो रही हैं. मतलब मैंने 15 रिपोर्ट बनाई थी, क्या सारी 15 रिपोर्ट्स यूज हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ये मेरे को जानना जरूरी है, राइट. और उनकी यूसेज का ट्रेंड मुझे जानना जरूरी है. तो ये सारी 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 इंफॉर्मेशन मेरे को चाहिए. एज अ हेड मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये जानना. ओके. तो माइक्रोसॉफ्ट इसके लिए आपको एक हेल्प प्रोवाइड करता है. जैसे आप यहाँ पे इस वर्क स्पेस में जाएंगे, जैसे आप कहते हैं मुझे ये जानना है कि इन सारी रिपोर्ट्स में से कौन सी रिपोर्ट कितनी यूज हो रही है, मुझे ये जानना है. तो दैट मैं उस बंदे को पकड़ सकूं जो यूज नहीं कर रहा है. तो दैट मैं ये भी जान सकूं कि भाई तुम यूज क्यों नहीं कर रहे हो. और अगर तुम यूज नहीं कर रहे हो तो एक काम करते हैं ना, रिपोर्ट हटवा ही देते हैं ना. वाई टू कीप सच रिपोर्ट्स जो यूज ही नहीं हो रही हैं. तो इस तरह के स्टैट्स को निकालने के लिए आप किसी भी रिपोर्ट पर जाइए, 3 डॉट पे क्लिक करिए और व्यू यूसेज मैट्रिक पे क्लिक कर दीजिए. किसी भी रिपोर्ट पे जाके कर दीजिए, फर्क नहीं पड़ता है. ओके. तो इस रिपोर्ट का तो यूसेज आ रही है 0, मतलब कुछ भी कोई भी यूज नहीं कर रहा है. मैं यहाँ पे जाता हूँ और इस कंडीशन को हटा देता हूँ, ये पूरे वर्कस्पेस में सारे रिपोर्ट्स का यूसेज दिखाएगा. अभी यूसेज बहुत कम है. सिमिलरली अगर एक उसी सिनेरियो की बात कर लेते हैं, राइट. इसी से सिमिलरली मुझे ये पता चल जाता है कि ओवरऑल पिक्चर क्या है. एंड अगर मैं किसी स्पेसिफिक रिपोर्ट के बारे में जानना चाहता हूँ कि कौन सी ज्यादा यूज होती है और कम सी कम कम यूज होती है, तो इस ग्राफ से मुझे आइडिया लग जाता है, राइट. और यहाँ पे यूजर भी दिखाता है, जैसे ये यूजर है, यही यूज कर रहा है सिर्फ, और कोई यूज नहीं करता रिपोर्ट्स को यहाँ पे. तो इससे भी मुझे पता चल जाता है कि कौन कौन से यूजर हैं जो यूज कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे हैं, मुझे एक आइडिया लग जाता है. यहाँ पे पता चल जाएगा कौन सी रिपोर्ट काम की है, कौन सी काम की नहीं है. जो काम की नहीं होंगी, बेटर ये रहेगा कि मैं डिस्कस करके उन रिपोर्ट्स को हटवा देता हूँ और जो यूज में आ रही है उसे रखते हैं. और ये राइट वाले यूजर से मुझे पता चल जाएगा कि भाई ये यूजर यूज नहीं करते, तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ कि भाई बताओ तुम यूज क्यों नहीं करते हो सकता है जो रिपोर्ट्स मैंने बनवाई हैं वो काम की ना हो, या हम मेरे यूजर को जो रिपोर्ट चाहिए वो मैंने बनवाई ही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है. तो बेटर मेरे को यूटिलाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए बीइंग अ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो मतलब जिसने बनवाया है. अच्छा. अब यहाँ पे ये जो यूसेज मैट्रिक आपके सामने है, ये पिछले 30 दिन का स्टैट्स दिखाती है, 30 डेज का, उससे ज्यादा का नहीं दिखाती है ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे. अगर ज्यादा का देखना चाहते हो तो ये ऑप्शन सही नहीं है. इसमें पहली प्रॉब्लम दोबारा रिपीट कर लेते हैं. पहली प्रॉब्लम ये है कि 30 दिन से 30 डेज से ज्यादा या मोर देन 30 डेज का स्टैट्स आप नहीं देख सकते, ये एक प्रॉब्लम है इधर.
ठीक है, अनदर प्रॉब्लम, ये जो बनती है रिपोर्ट ये वर्कस्पेस लेवल पे ही बनती है, राइट। यूसेज मेट्रिक जो बनती है वो वर्कस्पेस लेवल पे ही बनती है। अगर आपको अपने पूरे प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए, अगर आपको अपने पूरे प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए, तो माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा कोई भी रिपोर्ट नहीं दी है जो पूरे प्लेटफॉर्म पे वर्क करती हो, राइट। पर उसके कुछ तरीके हैं जिसकी मदद से आप ये रिपोर्ट्स खुद बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर ऐसी रिपोर्ट बनानी है तो यू नीड डेटा, और डेटा कहाँ से आएगा? अब वो डेटा के लिए आप इस सेटिंग में जाइए, एडमिन पोर्टल पे चले जाइए, ओके। देन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑडिट लॉग्स, यहाँ पे चले जाइए, राइट। इसके बाद इस ऑप्शन पे क्लिक करिए, एक नई विंडो कंप्लायंस पेज खुलता है, ये डेप्रिकेट होने वाला है कुछ टाइम में, ओके। और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि आप नए वाले पोर्टल पे चले जाइए। ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रीव्यू पेज है, प्रीव्यू, ओके। अब जो पहले कंप्लायंस पेज पे ये स्टैट्स निकाल सकते थे, डेटा निकाल सकते थे, बट नाउ दिस इज योर विंडो, ओके। अब यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर फॉर्म आता है, इस फॉर्म को भरिए और डेटा निकाल लीजिए। यहाँ पे जाके आप विंडो डिसाइड कर लीजिए, यहाँ पे ये हेल्प करता है आपको 90 डेज का स्टैट्स एक्सट्रैक्ट करने में, आपकी हेल्प करता है 90 डेज, ओके। यहाँ पे आते हैं, कीवर्ड में मैं सर्च पावर BI लिख देता हूँ, इतना काफी रहेगा। और इसको मैं कुछ दिन का निकाल लेता हूँ, जैसे मैं 30 दिसंबर से 5 का निकाल लेता हूँ, और सर्च पे ऐसे लगा देंगे। ऐसा करते ही बॉटम में ये क्या करता है, एक जॉब आपके लिए डाल देगा, ये देखिए जॉब डाल देगा, ये देखिए यहाँ पे इसने एक जॉब डाल दी है, मैंने पहले भी निकाल के रखा हुआ है, राइट। जैसे ये इसने एक जॉब डाली है यहाँ पे, मैंने पहले भी डाली थी, इस पर डबल क्लिक करिए जॉब पे, एक नई विंडो ओपन करेगा, इस पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, इस पे आप ऐसे क्लिक करिए, ओके। अब थोड़ी देर वेट करिए, उसके बाद आपको ये डाउनलोड का ऑप्शन दे देगा, और उसके बाद आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ओके। ये देखो डाउनलोड एक्सपोर्ट शुरू हो गया है, इसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन देगा आपको, थोड़ा टाइम ले रहा है, ओके। अरे कितना परसेंट हो गया भाई, थोड़ा बता भी नहीं रहा है कि कितना परसेंट बढ़ गया, ब्राउजर रिफ्रेश करके ही पता चलेगा। हाँ, ये हो चुका है। अब मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, और ये मेरे को पूरी स्टैट्स निकाल के दे देगा, मतलब सिर्फ उन दिनों की जो दिन मैंने, जो दिन जिन दिनों का मैंने स्पेसिफाई किया था। अब इसे ओपन कर लेंगे, ये हो गया। अब इसमें से अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इस डेटा पे ध्यान से देखेंगे, तो आप पाएंगे ये तो कुछ रेगुलर डेटा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन है लास्ट वाला डेटा, ये पूरा जेसन आउटपुट है। तो इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप एक पावर BI की फाइल खोल लीजिए, ये बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा, ओके। फिर इस पे आप जाइए, ब्लैंक रिपोर्ट पे चले जाइए, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे एक्सेल, मतलब पहले ये देखिए कि फाइल का टाइप क्या है, फाइल का टाइप आप यहाँ पे चले जाइए, मतलब CSV है वैसे तो, ये है CSV। यहाँ पे जाके CSV ले लीजिए आप, गेट डेटा में जाइए, CSV ले लीजिए, डाउनलोड्स पे जाइए और इसको उठा लीजिए, ओके। फिर मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे चला जाऊंगा, ओके। यहाँ तक कहानी इजी लग रही है, ओके। आपका जो मेन डेटा है, या मेजॉरिटी चंक ऑफ डेटा जो है, वो ये ऑडिट डेटा के अंडर लाई करता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरह से मल्टीपल कॉलम्स पे डेटा स्कैटर्ड है नीचे, मतलब एक छोटे से सेल के अंदर इतना सारा डेटा भरा हुआ है। अब इसको पार्स करने के लिए आप कॉलम को सेलेक्ट करिए, ट्रांसफॉर्म में जाइए, पार्स में जाइए, और जेसन पे क्लिक कर दीजिए, ऐसे करके ये पूरा पार्स कर देगा आपके लिए। इस पे ऐसे क्लिक करिए, और ये सारे के सारे कॉलम बाहर आ गए आराम से, राइट। अब इस पे जो भी ग्राफ चार्ट बनाना है, जो भी यूसेज वगैरह बनानी है, आप बना सकते हैं, ओके। अब इसके बाद मैं किसे क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ, जो भी मैं बनाना चाहता हूँ, आई कैन डू इट, आई कैन मेक इट। इस पे क्लिक हो गया था, ओके। ये देखिए पूरा डेटा आ चुका है, मैं आपको यहाँ पे जाकर दिखा देता हूँ, पूरा डेटा आ गया है, अराउंड 1000 रिकॉर्ड है इसके अंदर, ओके। बट अगेन ये एक इफिशिएंट तरीका नहीं है, ये एक इफिशिएंट तरीका नहीं है, इसमें एक प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम क्या है कि ये काम मैनुअल है पूरा, मतलब आपको
यूसेज निकालनी है। हाँ, ये हो सकता है कि आप एक डेट एंड टाइम सेट कर दीजिए कि क्योंकि 3 महीने का स्टैट्स निकाल सकते हैं इसमें, तो हर 3 महीने में एक बार मैं मैन्युअली आऊंगा और मैन्युअली पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करूंगा, हर 3 महीने में एक बार। या आप इसको एक मंथली एक्टिविटी बना दीजिए, एक एक रिसोर्स अलॉट कर दीजिए जो ये काम करेगा, हर महीने या हर 3 महीने में इस डेटा को निकालेगा। पर अगेन स्टिल ये मैनुअल है, जो कि एक प्रॉब्लम है। अब इस काम को ऑटोमेट करना चाहते हैं, अगर आप कहते हैं यार ये ऑटोमेट हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, यस, तो एक तरीका है ऑटोमेट करने का। उसके लिए आपको एपीआईज का सहारा लेना पड़ेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट की एपीआईज पे आ जाएंगे, तो आप यहाँ पे ब्राउजर पे लिखिए पावर बीआई रेस्ट एपीआई। ये काफी लंबा तरीका है एपीआईज कॉल करने का, पर स्टिल क्योंकि जरूरी है इसलिए हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं एक्टिविटी इवेंट्स। ओके, तो यहाँ पे पावर बीआई रेस्ट एपीआई में जब आएंगे, अंडर एडमिन आपको एक एपीआई दिखेगी जिसका नाम है एक्टिविटी इवेंट्स। तो इस एक्टिविटी इवेंट्स का इस्तेमाल करके यू कैन एक्सट्रैक्ट डेटा प्रोग्रामेटिकली। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एपीआई कॉल है, यहाँ पे मैं ट्राई इट पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आपको एपीआई समझ नहीं आती है तो आपको काफी स्ट्रगल होगा, इसको यूज करने में काफी दिक्कत आएगी, क्योंकि बहुत इजी नहीं है। इजी नहीं है, थोड़ा आदत वाली बात है, टाइम लगेगा। ओके, तो ये एक एपीआई कॉल है, और इसको जब मैं रन करूंगा, सीधा रन पे क्लिक करूंगा, तो ये मेरे को डेटा निकाल के देगा। ओके, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो समझना जरूरी होता है, कौन इस एपीआई का इस्तेमाल कर सकता है, हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसमें लिखा है अगर आपको इस एपीआई कॉल करनी है अगर आपको, तो सबसे पहले पैरामीटर में आपको या तो कंटिन्यूएशन टोकन डालना पड़ेगा, राइट। पहली कंडीशन ये है, या तो कंटिन्यूएशन टोकन डालो या स्टार्ट और एंड टाइम बता दो, इन दोनों में से कोई एक यहाँ फिल कर दो तो आप इसको रन कर सकते हो। ये पहली कंडीशन है, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये कहती है जो आप टाइम बताओगे, स्टार्ट और एंड टाइम बताओगे, वो सेम डे का होना चाहिए, मस्ट बी सेम यूटीसी डे। मतलब आप एक से ज्यादा दिन का स्टैट्स नहीं निकाल सकते, ये भी एक प्रॉब्लम है। एक दिन से ज्यादा का आप स्टैट्स नहीं निकाल सकते हैं, इसमें ये भी एक प्रॉब्लम। अच्छा, मतलब अगर आप रन कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट और एंड डेट बता रहे हैं इसको, तो स्टार्ट और एंड डेट सेम डे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि मैं 1 तारीख को मैं स्टार्ट डेट रख दूंगा और एंड डेट में रख दूंगा 30 तारीख को, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये मल्टीपल डेज में आ जाएगा। ये सेम डे होना चाहिए, स्टार्ट डेट और एंड डेट सेम डे का होना चाहिए, तभी ये डेटा निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। ये एक प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। देन आता है परमिशन। परमिशन में अगर आप फैब्रिक एडमिन हो तो आपका यूजर ने पासवर्ड से यू कैन डू दैट, यू कैन एक्सट्रैक्ट। बट सबके पास तो एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स नहीं होते हैं, तो ऑल्टरनेटिवली आप सर्विस प्रिंसिपल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, सर्विस प्रिंसिपल का मतलब एक ऐप रजिस्टर करनी पड़ेगी, उस ऐप की यूजर, उस ऐप की आईडी और क्रेडेंशियल्स मतलब सीक्रेट्स का इस्तेमाल करके, आईडी एंड सीक्रेट्स उसका इस्तेमाल करके भी इस एपीआई को ट्रिगर करवा सकते हैं और आप डेटा ले सकते हैं। ठीक है, एक करके दिखाते हैं आपको, मतलब बिना आईडी के मैं अपनी अपनी आईडी में, क्योंकि मैं एडमिन हूं यहाँ पे, मैं कर सकता हूँ। तो मैं एपीआई कॉल को इस यूआई की मदद से करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्योंकि मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, राइट, यूसेज का डेटा बाहर निकालना है, तो सबसे पहले मेरे को पैरामीटर फिल करने पड़ेंगे। नीचे अगर आप आते हैं तो आपको पैरामीटर, ये कुछ पैरामीटर दिखाएंगे, जिसमें सबसे पहले आप स्टार्ट डेट ले लीजिए, कॉपी करिए और इसको पैरामीटर में डाल दीजिए, फिर यहाँ पे प्लस पे से क्लिक करिए। देन एंड डेट ले लीजिए, कॉपी करिए, यहाँ डाल दीजिए और प्लस कर दीजिए। अब इन बकेट्स को फिल करना पड़ेगा आपको, तो फिल करने के लिए सैंपल भी दे रखा है इधर, ये देख सकते हैं आप, ये सैंपल है। सैंपल डेट कैसे डालनी है इसने बता रखा है, इसे यहाँ पे कॉपी करिए, यहाँ डाल दीजिए ऐसे करके। इसे फॉर एग्जांपल अभी है आज 5 तारीख है, तो मैं आज का नहीं निकालना चाहूंगा क्योंकि आज का दिन तो पूरा हुआ नहीं है। एक काम कर लेते हैं, 4 तारीख का निकालते हैं। तो यहाँ पे 2025-01 मतलब जनवरी, और 04 जो कि मेरा कल का दिन था। स्टार्ट मैं 0 से करूंगा, मतलब सबसे पहले सेकंड से, और एंड एंड कर देंगे एंड ऑफ सेकंड, मतलब रात के 23:23 59 मिनट्स 59 सेकंड्स, ये ले लेते हैं हम लोग।
ये करने के बाद यू कैन सिंपली रन एंड गेट द डेटा। 200 का मतलब है आपकी कमांड एक्सेप्ट हो गई है, आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है और ये आपका डेटा है। आप देख सकते हैं पूरा जेसन में ही निकला है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? और क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन सो फार? राकेश जी, ये एक आपने इसमें ऑप्शन बताया था कंटिन्यूएशन टोकन, वो क्या होगा? मतलब अगर स्टार्ट और अच्छा एंड डेट नहीं देनी तो वो ठीक है, कैसे देनी पड़ेगी? ठीक है बताते हैं। देखिए यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है, जब भी आप ये एपीआई कॉल करते हो, स्टार्ट डेट और एंड डेट बताते हो उसको, ये कभी भी ना पहली कॉल पे सारा डेटा नहीं देता है। पहली कॉल पे पूरा डेटा नहीं देगा आपको ये, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, ये क्या करता है, ये चंक्स में डेटा देता है। पहले आपको 4 रिकॉर्ड दे देगा, फिर अगली कॉल करोगे उस पर 4 दे देगा। पर ये अगली कॉल कैसे कर सकते हो आप? तो उसके लिए क्या करता है, जब भी आप एपीआई कॉल करते हो तो ये आपको डेटा देगा इस तरह से। ये डेटा दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, दोनों काम कर सकता है, राइट? तो ये अगर डेटा देगा या नहीं देगा डेटा, और तो इसकी मतलब काइंड ऑफ ये समझ लीजिए, ये डिफरेंट पेजेस में डेटा देता है आपको। पेज 1 में 4 रिकॉर्ड, पेज 2 में 5 रिकॉर्ड, पेज 3 में फॉर एग्जांपल 10 रिकॉर्ड, इस तरह से देगा ये आपको डेटा। तो सेकंड पेज में जाने के लिए क्या करें? तो सेकंड पेज में जाने के लिए आपको कंटिन्यूएशन टोकन का सहारा लेना पड़ता है। तो मैंने पहली एपीआई कॉल करी, ठीक है, इसने मेरे को 1 2 3 3 रिकॉर्ड दिए इसने मेरे को। अब नेक्स्ट पेज का डेटा लेने के लिए, है ना, मुझे कंटिन्यूएशन टोकन का सहारा लेना पड़ेगा। इसकी मदद से मैं नेक्स्ट पेज का डेटा ले सकता हूँ। ये एक पॉइंट है इधर। अच्छा, मैं आपको एक दिखाता हूँ कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इसको डुप्लीकेट कर दीजिए, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे जाके कंटिन्यू करते हैं। अब ये तो हो गए मेरे कितने रिकॉर्ड, 3 रिकॉर्ड। हाँ, अब इसके नेक्स्ट पेज का डेटा लेना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, यही यूआरएल रहेगा, मतलब एंड पॉइंट रहेगा। यहाँ पे मैं यूज करूंगा कंटिन्यूएशन टोकन, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, मतलब यहाँ पे ऐसे पेस्ट किया, प्लस पे ऐसे क्लिक किया, यहाँ पे कंटिन्यूएशन टोकन दे देना है। अब कंटिन्यूएशन टोकन का ना एक एग्जांपल और बता रखा है इधर कि कैसे देना है आपको। ये यूआरआई, ये इसका यूआरआई है, इसमें कंटिन्यूएशन टोकन इक्वल टू इस तरह से दे देना है, जो कि एक सिंगल कोट में देना है। यहाँ पे बता भी रखा है ऊपर कि कैसे पास करना है। ये देखिए यहाँ पे बता रखा है, टोकन रिक्वायर्ड टू गेट द नेक्स्ट चंक ऑफ रिजल्ट सेट, ये बता रखा है। और ये एक स्ट्रिंग होना चाहिए, मैं स्ट्रिंग ही दे रहा हूँ वैसे तो। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ये पहला सेट ऑफ रिजल्ट आया। अब इस कंटिन्यूएशन टोकन को कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके इधर आइए और यहाँ पे सिंगल कोटेशन के अंदर डाल दीजिए ऐसे करके। फिर नीचे आइए, अब इसको रन करेंगे, सेकंड चंक ऑफ डेटा देगा आपको ये। अब ये देखिए सेकंड चंक ऑफ डेटा, पहले 3 दिए थे, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 रिकॉर्ड, मतलब अब 14 रिकॉर्ड हो चुके हैं अब तक। ठीक है, अब इसने कहा कि एक और चंक ऑफ डेटा पड़ा हुआ है, मतलब दोबारा कंटिन्यूएशन टोकन इस्तेमाल करना पड़ेगा थर्ड चंक ऑफ डेटा लेने के लिए। फिर से कॉपी करिए और इस कंटिन्यूएशन टोकन का इस्तेमाल कर डेटा को फिर से कॉल करिए। और ये तब तक करना पड़ेगा जब तक सारा डेटा आप ले नहीं लेते। फिर आया, ये देखो फिर आ गया और डेटा आ गया। तो कंटिन्यूएशन टोकन एक और मिल गया आपको इस बार। ये तब तक आपको ये कॉल करती रहनी है, तब जब तक आपका सारा डेटा नहीं आता या जब तक आपका कंटिन्यूएशन टोकन नल नहीं हो जाता है। ये देखिए, तो ये हमें मैनुअली चेक करना पड़ेगा या इसका फिर नहीं ऑटोमेट मैन्युअली नहीं, करना पड़ेगा? नहीं नहीं, ये तो ऑटोमेट करना है आपको। ये तो मैं तरीका बता रहा हूँ कि डेटा कैसे छुपा हुआ है, मल्टीपल लेयर्स के पीछे है। ये देखिए ये नल हो चुका है, मतलब ये जो रिकॉर्ड है ये लास्ट रिकॉर्ड है आपका, क्योंकि इसके आगे कंटिन्यूएशन टोकन नहीं है। तो दिस इज योर लास्ट रिकॉर्ड। अच्छा, एक यहाँ जैसे तक अभी कोई एक क्वेश्चन? नहीं नहीं, बस एक चीज नहीं, जैसे ही हमें फर्स्ट टाइम ये अप्रोच अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगानी है, तो अभी एक बार तो हमें एक्टिव लॉग, जो एक्टिविटी लॉग से हमें 3 महीने का डाटा निकालना पड़ेगा। उसके बाद हमें ये प्रोसेस ऑटोमेट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें एक ही दिन का डेटा निकल सकता है। तो फिर वो n-1 डे का डेटा अपेंड करता रहे उस वाले डेटा सेट में, कुछ ऐसा करेक्ट, प्रोसेस रखना पड़ेगा। यस यस, यही ठीक। तरीका है। ठीक। ओके, तो ये हो गया आपका, ये पर्टिकुलर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू करना। सर ये राइट, तो रिकॉर्ड आया ना?
सॉरी आपको वो हाँ कर रहा हाँ, हूँ। ये यस तो यस, रिकॉर्ड, स्पेसिफिक रिकॉर्ड है ना एक। रिकॉर्ड है, यस, तो सही कह सर आप एक साथ मान लीजिए अगर डेटा ज्यादा है 30-40 या 50-60 है, तो उसके लिए बार बार एपीआई कॉल करेंगे सर मतलब? रहे हैं। हाँ हाँ, बार बार, मतलब पहली एपीआई कॉल करोगे, हाँ हाँ। पहली एपीआई कॉल करने पे आपको डेटा मिलेगा। हो सकता है डेटा मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, पर एक टोकन भी मिलता है, राइट। अच्छा जी। एपीआई कॉल करी, आपको 4 रिकॉर्ड मिले, साथ में कंटिन्यूएशन टोकन मिलेगा। कंटिन्यूएशन टोकन का इस्तेमाल करके फिर से कॉल करोगे, बाकी का डेटा मिलेगा, तो और बाकी लिमिट के होती है ना डेटा के सर वो साथ। तो यूजर्स पे, प्रीमियम हो गया या पर यूजर हो गया, वो तो रिफ्रेश का लिमिट होता है ना? नहीं नहीं, ये अलग चीज है, इसका अच्छा। रिफ्रेश से कोई लेना देना नहीं है। ये ओके। पावर बीआई पोर्टल है आपका, उसमें पीछे ओके। क्या क्या डेटा जनरेट हो रहा है, ये वो डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो आप। हाँ हाँ आप सर यही जी। जानना है, ये करने का मेन मकसद क्या है मेरा, बीइंग अ बट यूजर। एपीआई कॉल हो रहा है ना सर लेकिन तो। एपीआई कॉल हो रहा है, करेक्ट करेक्ट। तो सर रिफ्रेश तो हो ही रहा है ना, एपीआई कॉल हो रहा है तो बैकएंड में? नहीं, कुछ रिफ्रेश नहीं हो रहा है। ओके। पॉइंट ये है, मैं एक कंपनी का हेड हूँ या एक डिपार्टमेंट का हेड हूँ, राइट। चले मान लेते हैं कि मैं पावर वे प्लेटफॉर्म को रन करा रहा हूँ कंपनी में, मतलब ये मेरी जिम्मेदारी है ये मेक श्योर करना कि लोग पावर बीआई का इस्तेमाल करें। मैंने पावर बीआई पोर्टल सबको दे रखा है यूज करने के लिए, लोग आते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, उनके पावर बी डेवलपर आते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, और मेरे प्लेटफॉर्म में रिपोर्ट डिप्लॉय करते हैं। अब कल को मेरा सीनियर आके मुझे बोले कि राकेश ये बताइए कि आप जो हमसे पैसा ले रहे हैं, पावर बीआई एप्लीकेशन आपने रोल आउट कर रखा है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी ये बताइए कैसा चल रहा है। अब आप जाके ये तो नहीं बोलेंगे सर बहुत बढ़िया चल रहा है ना, ये तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये तो बहुत वेग स्टेटमेंट हो गया। इंस्टेड आप उसको कुछ कॉन्क्रीट दिखाएंगे, मतलब नंबर्स के फॉर्म में उसको प्रेजेंट करेंगे, देखिए सर ये है एक रिपोर्ट, और ये हमें बता रही है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे इतने 1000 यूजर्स हैं, इतने सारे यूजर जो हैं रिटर्निंग यूजर्स हैं, मतलब डेली यूज करते हैं ये, और ये यूसेज का ट्रेंड है जो दिखाता है कि यस हमारी अडॉप्शन जो है, प्लेटफॉर्म की अडॉप्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इस तरह से आप पिच करेंगे। ऐसे नहीं होता ना कि आप ऐसी खाली हाथ चले जाएंगे और प्रेजेंट करेंगे। समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? सर ओके। ये तो केस स्टडी है इसका। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो एपीआई आप कॉल कर रहे हैं बार बार, क्योंकि इसमें तो सर जितना नंबर ऑफ रिकॉर्ड जितना चाहिए उतने बार एपीआई कॉल करना पड़ेगा सर। तो हमारे पास तो डेली लिमिट लिमिट ही रिफ्रेश का या एपीआई कॉल का कुछ सेटेड लिमिट होता है ना, प्रीमियम यूजर के हिसाब से, या प्रीमियम है या टू प्रीमियम पर यूजर है? 200 कॉल्स की लिमिट होती है 1 घंटे में। अच्छा ओके। इतना ज्यादा डेटा नहीं होता है कि 200 कॉल्स करनी पड़ जाए आपको, इतना ज्यादा डेटा नहीं होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। पर स्टिल यू कैन डू दैट। तो ये पूरा तरीका होगा जिससे आप डेटा पूरा निकाल सकते हैं। राकेश जी बस एक पॉइंट था इसमें, हम्म। ये जैसे ये एडमिन के एक्सेस का आपने हमें बताया, एडमिन एक्सेस होना चाहिए या सर्विस प्रिंसिपल होना चाहिए। तो ये जो करेक्ट। यूज़र इस रिपोर्ट को जनरेट करना चाहता है उसके पास कौन से लाइसेंस मिनिमम होने चाहिए? फ्री यूज़र कर सकता है या प्रो या प्रीमियम यूज़र ही इस एक्टिविटी को रन कर सकता है? इसके लिए अगर इसके लिए प्रो प्रीमियम की जरूरत नहीं है। ओके इसके लिए मिनिमम है रोल की जरूरत। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है प्रो प्रीमियम चाहिए, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे रोल्स की रिक्वायरमेंट बताई गई है। या तो आपके ओके पास फैब्रिक एडमिनिस्ट्रेटर का राइट होना चाहिए, या फिर ये काम आप सर्विस प्रिंसिपल से भी कर सकते हो, राइट। मतलब यूज़र अब सर्विस स्पेसिफिक। प्रिंस हाँ, अब सर्विस प्रिंसिपल को ना ना हम कोई प्रो लाइसेंस असाइन करते हैं, ना कोई प्रीमियम लाइसेंस, ना कोई पीपीओ असाइन करते हैं, हम कुछ भी असाइन नहीं करते, है ना। ओके ओके ओके, तो ये लाइसेंस डिपेंडेंट नहीं है यहाँ पे, ओके बट परमिशन चाहिए होती है, वो परमिशन आपको देनी पड़ेगी। ओके। ठीक। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सबके पास फैब्रिक एडमिनिस्ट्रेशन का राइट नहीं होता, तो अगर फिर भी हमें ये डेटा यूसेज ऑडिट लॉग का डेटा अगर एक्सट्रैक्ट करना है, तो वी हैव अ अदर वे, दैट इज वाया या यूजिंग सर्विस प्रिंसिपल। इस राउट से हम कर सकते हैं, और ये सबसे सही तरीका माना जाता है, डेटा एक्सट्रैक्ट करने का सबसे सही तरीका माना जाता है। ओके। अब इसे कैसे करना है यार? तो इसके लिए सबसे पहले आप, मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि आज के सेशन में हम क्या क्या करने वाले हैं। आज के सेशन में, मतलब ये जो एपीआई एक्टिविटी इवेंट्स के रिगार्डिंग है, मैं आपको ये बताऊंगा कि और इसका ये जो टोकन है,
ये जो ऑथराइजेशन टोकन है ये कैसे जनरेट होता है, नॉट ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन टोकन, गलत तो नहीं बोल रहा, एक्सेस टोकन, हाँ। ये टोकन कैसे जनरेट कर सकते हैं आप पावर बीआई के अंदर, क्योंकि इसके बिना आप एक्सेस नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ऑथराइजेशन का काम करता है। ओके, उसके अलावा मैं ये डेटा कैसे निकाल सकता हूँ, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें करेंगे हम इस बार। और नेक्स्ट सेशन में हम ये कंटिन्यूएशन टोकन का इस्तेमाल करेंगे, और एक पूरे दिन में जितने भी एक्टिविटी इवेंट्स हैं, है ना, भले ही वो कंटिन्यूएशन टोकन की लेयर में छुपा हुआ हो या कंटिन्यूएशन टोकन का इस्तेमाल करके ही लेना पड़े, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। इस वाले सेशन में दो चीज, एक्सेस टोकन कैसे जनरेट करना है और डेटा कैसे लेके आना है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आप लोगों को। हाँ जी। ओके, तो सबसे पहले हम जाएंगे अज्योर पोर्टल पे। ओके, फिर मैं एंटर आईडी पे चला जाऊंगा। यहाँ पे लेफ्ट में आप देखेंगे ऐप रजिस्ट्रेशन का एक सेक्शन मिल जाएगा आपको। ओके, देन यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे चले जाइए। यहाँ पे जाके आपको एक एप्लीकेशन को रजिस्टर करना पड़ता है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस एप्लीकेशन को एक नाम दे दीजिए। जैसे कोई एक नाम सजेस्ट करिए गाइस। गेट एक्टिविटी लॉग या कुछ ऐसा, गेट ऑडिट लॉग कुछ। गेट ऑडिट लॉग, चलिए ठीक है, ऑडिट लॉग, ये इसका नाम रख दिया। नहीं, क्लिक भी हो गया, अच्छा क्लिक नहीं हुआ था। और इसके बाद रजिस्टर पे क्लिक कर दीजिए। बेयर मिनिमम यही चाहिए आपसे, और कुछ नहीं चाहिए। अब इसके बाद जब ये रजिस्टर हो जाता है, तो रजिस्टर होने के बाद आपको मिलती है एक एप्लीकेशन आईडी। ये जरूरी होता है, इसके बिना बात नहीं बनेगी। ये एप्लीकेशन आईडी ले लीजिए, और इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं, टेम्परेरी यहीं रख लेते हैं। ओके, इसको मैं कह दूंगा, इसको आप क्लाइंट आईडी कह सकते हैं, या इसे ऐप आईडी भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो लेना होता है, ये ऐप आईडी या क्लाइंट आईडी जो होती है, ये यूजर नेम की तरह बिहेव करता है। क्लाइंट सीक्रेट ये भी चाहिए होता है आपको, इसे ऐप सीक्रेट भी कह सकते हैं, क्लाइंट सीक्रेट भी बोल सकते हैं साहब। ये बिहेव करता है एज अ पासवर्ड। ये कहाँ से मिलेगा, इसको जनरेट करने के लिए आपको ये सर्टिफिकेशन पे आना पड़ेगा, सर्टिफिकेट एंड सीक्रेट्स पे आना पड़ेगा। देन ये न्यू क्लाइंट सीक्रेट पे जाइए, यहाँ पे जाके डेट एंड टाइम बता दीजिए, आप कितने दिन के लिए चाहते हैं, राइट। मैक्सिमम 2 साल के लिए ले सकते हो आप। कस्टम में आइए, मैं 2 दिन का ही बना लेता हूँ, आज और कल का, मतलब कल एक्सपायर हो जाएगा ये ऑटोमेटिक। इसे ऐड करिए, ऐसा करते ही आपको ये वैल्यू मिलेगी, यही आपका टोकन है, ये सॉरी नॉट टोकन, यही आपका पासवर्ड है, इस ऐप का पासवर्ड है, इसके बिना ये यूज नहीं होगा। ये सिर्फ एक बार जनरेट कर सकते हो, मतलब सॉरी मेरी गलती, जनरेट आप मल्टीपल सीक्रेट्स आप जनरेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, पर एक बार जनरेट अगर हो जाता है, तो कॉपी करने का ऑप्शन दोबारा नहीं देता है, एक ही बार देता है आपको बस। तो इसलिए जरूरी है कि आप कॉपी करके कहीं रख लीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कॉपी करके रख लेते हैं, काफी बड़ी आइडिया वैसे। ओके, अब हम यहाँ पे आते हैं वापस बैक टू मेन विंडो। यही मेन मुद्दा था, मतलब मेन टॉपिक था, वो हमने कर लिया। ओके, बस राकेश अब इसके बाद इसमें सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ये आपने हाँ, जो ऐप बनाई है ये पेड होगी क्या हमारे एज़्योर नहीं लाइसेंस नहीं, के ऊपर, या ऐप फ्री है, ऐप फ्री होती है। और इसको ऐप यूज आपके, करेंगे तो अभी चार्ज नहीं हाँ, लगेगा, मतलब कुछ नहीं भी? नहीं नहीं, कोई चार्ज नहीं है, ये आपके एग्जिस्टिंग अज्योर सर्विस का पार्ट है। ओके, कहाँ गया भाई, क्या ऑल गेट। पे गए, टाइप करना पड़ेगा फिर से। हाँ ये रहा, गेट ऑडिट लॉग, ये है वो, ठीक है। अच्छा, ये काम हमने कर दिया। इसके बाद अब ये ऐप को हमें एक्सेस दिलाना पड़ेगा हमारे पावर बीआई सर्विस में, मतलब ये हमें परमिशन दिलानी पड़ेगी इस ऐप को कि हाँ भाई, हम ये जो ऐप है पावर बीआई का एक्टिविटी इवेंट या पावर बीआई की एपीआई को इस्तेमाल कर सकती है। दोबारा रिपीट करते हैं, ये जो हमने ऐप बनाई है, इस ऐप को परमिशन दिलाना पड़ेगा। परमिशन होगा कि यस, आप पावर बीआई के रेस्ट एपीआई को इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे जाइए, एडमिन पोर्टल पे चले जाइए।
यहाँ पे जाके लिखिए सर्विस प्रिंसिपल। ओके, इसके बाद एंटर मारते हैं, प्रिंसिपल। अच्छा ये नीचे आ रही है सर्विस प्रिंसिपल एक्सेस रीड ओनली एपीआईज, हमें ये एक्सेस दिलाना है। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। देखिए आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप पूरे एंटायर ऑर्गेनाइजेशन पे ही ऑन कर दे, जो कि एक एडवाइजेबल ऑप्शन नहीं है, वो आप नहीं करना चाहोगे। इंस्टेंट दूसरा ऑप्शन बच जाता है स्पेसिफिक सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, जो मैंने ऐप बनाई है वो ऐप का एक्सेस मैं यहाँ पे डायरेक्टली नहीं दे सकता, समझ रहे? ऐप को का नाम या आईडी आप यहाँ पे डायरेक्टली नहीं डाल सकते, वो एक छोटा सा प्रॉब्लम है तो है, आप क्या कर सकते हैं। ओके, नहीं डायरेक्ट एक्सेस नहीं दे सकते हैं, तो आपको एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा। आपको अपनी ऐप को, जो आपकी गेट ऑडिट लॉग है, आपको इस ऐप को ऐड करना पड़ेगा एक सिक्योरिटी ग्रुप में, और उस सिक्योरिटी ग्रुप को पावर बीआई में ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके आप एक ग्रुप बना लीजिए, न्यू ग्रुप पे जाइए, ये एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे आप, इसका नाम सिक्योरिटी रख दीजिए। इसको मैं कहूंगा SG गेट एक्टिविटी लॉग, ये सब बना लिया। मेंबर में जाइए और मेंबर में जाके अपने उस ऐप को यहाँ पे ऐड कर लीजिए। ओके, ये रहा गेट एक्टिविटी लॉग, इसको जाके ऐड कर लीजिए, ये एप्लीकेशन यहाँ पे ऐड हो जाएगी और क्रिएट कर दीजिए। ये जरूरी है क्योंकि हमारे उस पावर बीआई साइट पे, मतलब यहाँ पे आप एप्लीकेशन को ऐड नहीं कर सकते, आप सिर्फ सिक्योरिटी ग्रुप को ही ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है स्पेसिफिक सिक्योरिटी ग्रुप्स, तो यहाँ पे आप सिक्योरिटी ग्रुप का नाम है SG एक्टिविटी लॉग, यही था, और इसको पे आके सिर्फ सिंपल सा अप्लाई कर दीजिए, बस ये बेयर मिनिमम कर लेना है। हाँ जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों को? ठीक, ये अगर हमें एडमिन से करवाना पड़ेगा, हमें तो राइट्स नहीं होंगे। यस एग्जैक्टली, ठीक। ये एडमिन से कराना पड़ेगा, सही पकड़े। ओके, अब ये काम हो जाने के बाद नाउ अब मैं पावर बीआई को यूज कर सकता हूँ। मैं पावर बीआई एप्लीकेशन को खोलता हूँ और यहाँ पे डायरेक्टली उस एपीआई से डेटा पुल कर सकता है। इसके लिए मैं एक ब्लैंक रिपोर्ट ले लूंगा, उसके बाद हम गेट डेटा पे आ जाते हैं। ओके, ये ब्लैंक रिपोर्ट आ गई। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो समझ लेते हैं। देखिए, अगर आपको डेटा लेना है तो सबसे पहले जरूरी है कि आपके पास ये टोकन होना जरूरी है। ये जो टोकन देख रहे हो आप, ऑथराइजेशन के बगल में जो लिखा हुआ है बियरर, और ये टोकन बन रहा है बड़ा सा, ये टोकन अगर आपके पास नहीं है तो आप एपीआई कॉल नहीं कर सकते, बिना इसके तो नहीं हो सकती। ये थोड़ा सा एक परेशानी है। ओके, अब पहला पॉइंट आएगा कि ये टोकन मैं कैसे बनवाऊं, कैसे बना सकते हैं ये टोकन, ये सबसे पहला पॉइंट आ जाता है। इसके लिए ये टोकन जनरेट करने के लिए मैं पावर बीआई पे जाऊंगा, और यहाँ पे एक फंक्शन आता है वेब डॉट कॉन्टेंट्स, यहाँ पे आ जाइए। ओके, इसमें अब हम इसको बंद कर देते हैं, या रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए, या इसको बंद कर देते हैं। चलिए इधर आते हैं। ओके, तो एक एपीआई आती है, नॉट एपीआई, एक पावर क्वेरी का एक फंक्शन है जिसका नाम है वेब डॉट कॉन्टेंट्स। ओके, आपको ये फंक्शन को समझना जरूरी है क्योंकि सारा काम यही कर रहा है, मतलब इसी के सर पे सब हम जिम्मेदारी डाल देने वाले हैं। ओके, तो पहले तो मुझे एक बेस यूआरएल देना पड़ेगा, राइट? ओके, ठीक है, तो बेस यूआरएल मैं बता देता हूँ। तो पहले हम क्या करते हैं, पावर बीआई पे जाते हैं, कुछ पैरामीटर बना लेते हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा। ओके, पैरामीटर में सबसे पहले मैं ले लूंगा क्लाइंट आईडी, ये हमारा टेक्स्ट स्ट्रिंग होगा एक, यहाँ पे क्लाइंट की आईडी डाल देनी है, ये रही वो क्लाइंट आईडी, ये कॉपी किया और इधर डाल दिया हमने। देन हमने एक पैरामीटर और बना लेना है, ये हो जाएगा हमारा क्लाइंट सीक्रेट, इसको भी स्ट्रिंग रखेंगे हम लोग, टेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, कॉपी किया और यहाँ डाल दिया। देन हम अगला ले लेंगे, एक और पैरामीटर बन गया, ठीक है। अब अगला जो बनेगा हमारा, वो बनेगा हमारा बेस यूआरएल, या फिर एक काम करते नहीं बनाते हैं,
बेस यूआरएल में हमें ओके, बेस यूआरएल में उस कोड में डाल दूंगा, यहाँ नहीं डालता। ओके, तो 2 पैरामीटर बना लिए। तीसरा पैरामीटर बनाते हैं ग्रांट टाइप, मतलब किस तरह का ऑथेंटिकेशन होने वाला है। मतलब ये ऑथेंटिकेशन यूजर ने पासवर्ड के थ्रू होगा, या ये किसी क्लाइंट क्लाइंट ऐप के थ्रू होने वाला है, क्लाइंट एप्लीकेशन के थ्रू होने वाला है। तो यहाँ पे आइए, ग्रांट अंडरस्कोर टाइप लिख दीजिए, ग्रांट लिख दीजिए, और यहाँ पे जाके ले लीजिए टेक्स्ट, और यहाँ पे जाके ग्रांट टाइप में लिख दीजिए आप क्लाइंट क्लाइंट अंडरस्कोर क्रेडेंशियल्स, ऐसे कर दीजिए। ये वैसे मैं कोड में डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, कोड में भी लिख सकता हूँ। नेक्स्ट आता है किस तरह के रिसोर्स को मैं हिट कर रहा हूँ, मतलब डेटा जहां से ले रहा हूँ वो रिसोर्स क्या है। तो रिसोर्स एनालिसिस सर्विसेज है, मतलब एनालिसिस का इनका एक यूआरएल है, उसको हिट करते हैं। तो यहाँ पे आइए, रिसोर्स लिख दीजिए, रिसोर्स यूआरएल लिख देते हैं, सही रहेगा ज़्यादा, यूआरएल। और यहाँ पे जाके ले लीजिए टेक्स्ट, और आपको एक यूआरएल डालना पड़ेगा। वो यूआरएल है https:// इसके बाद लिख दीजिए आप क्या नाम था उसका, analysis.windows.net/powerbi/API। ये है वो यूआरएल, आपको इसको हिट करना है, मतलब डेटा इसी से लेने वाले आप। प्रतीक मिश्रा, न्यू मैसेज। ओके, सर टोकन भी बनाएंगे ना यहीं पे? ये टोकन बनाने के लिए सारा झंझट कर रहे हैं हम लोग, ओके। सारा उसी के लिए नोटिंग किया है। इसके बाद आप इसे ओके कर दीजिए, ये हो गया आपका। देन यहाँ पे आऊंगा, और यहाँ पे जाके मैं एक वेब, नॉट वेब, हम सीधा ब्लैंक क्वेरी ले लेंगे, सब कुछ मतलब ब्लैंक क्वेरी बना लेंगे। आजा भाई, आ गया। इसके एडवांस एडिटर में चले जाएंगे, और सब सारा कोडिंग यहाँ करनी है अब हमें। ओके, यहाँ पे आके सबसे पहले मैं एक स्टेप बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा बॉडी। बॉडी कहना से ज्यादा सही रहता है, इसलिए बॉडी लिख रहे हैं। बॉडी बना देंगे, और यहाँ पे जाके जितने भी पैरामीटर बनाए थे सबको यहाँ रेफर कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्लाइंट क्लाइंट आईडी, पर ये सीधा नहीं लिखना है, मतलब कोड के अंदर बताना है, ये जो मैं आईडी देने वाला हूँ ये क्लाइंट आईडी होगी, तो मुझे कोड में लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, डबल कोटेशन में लिखना पड़ेगा, टेक्स्ट में लिखना पड़ेगा क्लाइंट अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू, और यहाँ पे एम्परसेंड करके ऐसे प्रोवाइड कर देना है। सिमिलरली क्लाइंट सीक्रेट के साथ भी करूंगा, ग्रांट टाइप और रिसोर्स यूआरएल के साथ भी ऐसे करूंगा। और ये सब ये मिल जाएगा तो इन सबको फिर से कॉन्कैटिनेट कर देना है मुझे। तो इसको इजी बनाने के लिए हम यहाँ यूज करेंगे टेक्स्ट डॉट कंबाइन का इस्तेमाल। मतलब ये पूरा स्ट्रिंग मल्टीपल इनपुट्स को एक साथ कॉन्कैटिनेट कर देगा ये वाला फंक्शन। ठीक है, ये एक बना लिया, फिर कोमा लगाया, फिर डबल कोटेशन में क्लाइंट अंडरस्कोर सीक्रेट, फिर इक्वल टू दिया, यहाँ पे फिर कॉन्कैटिनेट कर दिया हमने, और क्लाइंट सीक्रेट को ले लिया, फिर कोमा लगा देंगे, फिर डबल मतलब डबल कोटेशन, इसमें ले लेंगे रिसोर्स, इसमें फिर इक्वल टू लगा दिया, एम्परसेंड लगा दिया, रिसोर्स यूआरएल ले लेंगे। आप थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। ओके, देन फिर से कोमा लगाया, और इस बार हम डबल कोटेशन के अंदर लिख देंगे ग्रांट अंडरस्कोर टाइप, और यहाँ पे इक्वल टू दे देंगे, और फिर ब्रैकेट क्लोज करके ले लेंगे ग्रांट टाइप। अरे ये क्या आ रहा है, थर्ड वाला है आपका, हाइफन वाला। ओके दोबारा लगाते हैं। ये मैंने हाइफन क्यों रख दिया इसके अंदर, एक वजह से ठीक करते हैं, रुक गया। ओके, इसको कर्ली ब्रेसेस क्लोज करिए, कोमा लगाइए, और जब इन सारी स्ट्रिंग को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए आपको एक डिलिमिटर देना पड़ेगा। तो डिलिमिटर हमारा एम्परसेंड होगा यहाँ पे, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। इसको भी ओके कर लेते हैं, एरर आने देते हैं। ये हाइफन थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये अच्छा नहीं लग रहा देखने में। एक काम करते हैं, इसको अंडरस्कोर दे देते हैं हम लोग, अच्छा नहीं लगता थोड़ा इसलिए, अब मुझे तो अच्छा नहीं लगता वैसे। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, ये अंडरस्कोर दे देंगे यहाँ पे, ये हटा देंगे यहाँ से। ओके, अब ठीक लग रहा है।
ये यहाँ तक रेडी है, फिर कोमा लगाया। अब ये पूरा पूरा क्या बनाने वाला है इसको देख लेते हैं एक बार, ये क्या बनेगा, तो दैट आपको समझ में आए। ये पूरा एक स्ट्रिंग बना देगा, ये जो मैं कर रहा हूँ जितना भी, एक को हटा देंगे यहाँ से। जैसे मैं ओके करूंगा आप देखेंगे कि स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगी मेरे को। अच्छा करली ब्रेसेस रह गया, करली ब्रेसेस, अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट रह गया, ये लीजिए अब ठीक है, अब सही बना है। ये देखिए पूरी स्ट्रिंग बन चुकी है आपके सामने। ये स्ट्रिंग बनानी थी हमें, इसलिए हमने ये सब नौटंकी करी है। अगर आप कोई और तरीका जानते हैं स्ट्रिंग बनाने का तो आप वो तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर चीजें आसान रखने के लिए हमने पैरामीटर का सहारा लिया है। ठीक है, ये पूरी स्ट्रिंग ऐसे बननी चाहिए, अगर आप बना सकते हैं तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है। ओके नाइस, अब आगे बढ़ते हैं और एडवांस एडिटर पे चले जाते हैं। फिर यहाँ पे जाके अब मैं नेक्स्ट स्टेप करूंगा, ये स्ट्रिंग को मुझे आगे पास ऑन करना है। मैं यहाँ लगाया और यहाँ पे मैं सोर्स लिख देता हूँ, इक्वल टू लगाया, फिर हमारा फंक्शन है वेब डॉट कॉन्टेंट्स, ये कॉल करेंगे। अभी जो वेब डॉट कॉन्टेंट है ये एक बेस यूआरएल मांगता है, मतलब जिसको आप कमांड डालेंगे और बोलेंगे भाई मेरे को टोकन चाहिए। तो यहाँ पे आके आप लिखेंगे https फिर // फिर लिखेंगे लॉगिन, फिर आप लिखेंगे .microsoft.online.com। इस यूआरएल को आपको हिट करना है। पर अब इस ये यूआरएल से तो बहुत सारे powerbi.com चल रहे हैं, राइट? तो आपको इसकी हेल्प करनी पड़ेगी और बोलना पड़ेगा कि मेरे को अपने टेनेंट का चाहिए, अपने प्लेटफॉर्म का चाहिए। तो इसके स्लैश में जाइए, मतलब इसके जो नेक्स्ट स्टेप में जाके आप अपने टेनेंट का आईडी दे दीजिए। तो टेनेंट आईडी कहाँ से मिल जाएगी? वो कई तरीके से निकाल सकते हो आप लोग। आप पावर बीआई से भी निकाल सकते हो। जैसे आप यहाँ पे जाइए, ये क्वेश्चन मार्क पे जाइए, इसके बाद इसके अबाउट पावर बीआई में चले जाइए। तो यहाँ पे आप ये जो CT आईडी देख रहे हैं, ये आपकी टेनेंट आईडी हो जाएगी, ये वाली, ये जो आप देख रहे हैं इधर। अरे मांझा, सर ये एज़ोर से भी निकल जाएगा ना कहीं? हाँ ये वाली सेम आईडी, ये वाली, ये आप अज्योर से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे आइए, अज्योर पे आ जाइए, ये देखिए टेनेंट आईडी है, ये वाली आईडी उठा लीजिएगा, यहाँ से ले लीजिए, पावर बीआई से ले लीजिए, आपकी चॉइस है। ओके, फिर यहाँ पे जाके इसको पेस्ट मार दीजिए। इसके बाद इस यूआरएल, ये जो यूआरएल है इसमें मुझे बोलना पड़ेगा कि मुझे टोकन चाहिए। तो पहले मैं एक ऑथेंटिकेशन टाइप बता दूंगा, OAuth 2, देन स्लैश लगा के बोल देंगे टोकन। मतलब हम इसको बता रहे हैं कि हमें टोकन चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये हमने मिनिमम काम कर लिया। अब ये जो बॉडी बनाई है, ये बॉडी भी हमें इस फंक्शन को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, पर प्रॉब्लम ये है डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। आपको ये स्ट्रिंग है इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू बाइनरी, और तब आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आइए, कोमा लगा दीजिए, और यहाँ पे आके थोड़ा बहुत इंडेंटेशन कर लेना, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। ओके, देन यहाँ पे आपको देखिए पहला पॉइंट, जब मैं टोकन मांग रहा हूँ तो ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट माना जाता है। तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जो भी करना है, आपको अब ऑप्शन देखो, यूआरएल तो आप दे चुके हो, ये वाला पार्ट आप दे चुके हो, अब आपको सेकंड पार्ट करना है, और सेकंड पार्ट रिकॉर्ड होना चाहिए। और रिकॉर्ड बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देता हूँ। ये रिकॉर्ड बनाने के लिए किया है मैंने। ओके, ये वाला पार्ट कर दिया मैंने। नेक्स्ट आते हैं, अब मेरे पे ये सारे ऑप्शंस है, मैं क्वेरी दे सकता हूँ, एपीआई की दे सकता हूँ, हेडर, टाइम आउट, ये सब दे सकता हूँ। बट मेरे को ये जितने भी ऊपर वाले ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये कोई भी पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं करते हैं। पोस्ट रिक्वेस्ट करने के लिए मुझे ये वाला लास्ट वाला ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कंटेंट ही एक ऐसा ऑप्शन है जो एक पोस्ट रिक्वेस्ट कर सकता है। पोस्ट रिक्वेस्ट का मतलब है एक काइंड ऑफ अपडेट कमांड, काइंड ऑफ एक राइट कमांड मार रहे हैं हम लोग। तो कंटेंट उठा लीजिए यहाँ से और यहाँ पे आ जाइए, ऐसे कर दीजिए, फिर इक्वल टू डालिए। ठीक है, इतना चलेगा? समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ जी। ओके, ठीक है। इसके सर बाद ये हेडर दे रहे हैं ना, ये तो हेडर दे रहे हैं ना आप तो? नहीं, हेडर नहीं दे रहा मैं, हेडर तो यहाँ पे है सर। कंटेंट सर। कंटेंट दे रहा हूँ, मैं कंटेंट दे रहा हूँ। अब अच्छा, ये कंटेंट दे रहा हूँ, और कंटेंट के अंदर जो मुझे वैल्यू देनी, ये कंटेंट देने का मतलब ही है कि मैं पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ भी है, स्पेसिफाइंग दिस वैल्यू
चेंजेस योर वेब रिक्वेस्ट फ्रॉम गेट टू पोस्ट, मतलब आपकी जो रिक्वेस्ट है पोस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ तक ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? ओके यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। देन यहाँ पे आके जैसे मैंने बताया था, ये जो बॉडी है इसको अगर मैं इस यूआरएल के साथ देना चाहता हूँ तो मेरे पे कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, मतलब जो तरीका अवेलेबल है वो है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट डॉट टू बाइनरी, ब्रैकेट ओपन करके ये बॉडी प्रोवाइड कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? और देन फिर इस सोर्स को ले लेंगे और यहाँ प्रोवाइड कर देंगे ऐसे करके, और उसके बाद सीधा डन कर दीजिए। ये बन गया है इस टाइम पे, मतलब ये सक्सेसफुली हो गया, तभी आपको ये बाइनरी फाइल आई है। अब जैसे इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको आपका एक्सेस टोकन मिल जाएगा। ये देखिए आपका एक्सेस टोकन है ना, बढ़िया चीज। हाँ जी। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इस मेरे को बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ एक्सेस टोकन चाहिए। तो मैं इसके एंड में जाऊंगा और ये जो एक्सेस टोकन का जो नाम है वो टाइप कर दूंगा बस। ये वाला जो एक्सेस टोकन का नाम है यहाँ टाइप कर देंगे और एंटर मार देंगे और सिर्फ एक्सेस टोकन बाहर आ जाएगा। हो गया बढ़िया काम, चकाचक। ठीक है, आई प्रतीक जी क्या मैसेज कर रहे हैं? अरे आपका मैसेज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आई एम अनेबल टू ज्वाइन थ्रू लिंक। फिर कैसे करें? और तो कोई तरीका नहीं है मेरे पास। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। ओके, ये वाला पार्ट हो गया, हमारा टोकन आ चुका है। अब टोकन आ जाने के बाद नाउ मुझे ये स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी और डेटा लेने के लिए इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर बना के देना पड़ेगा। तो टोकन मेरे पास है। ओके, सो इसको मैं लिख देता हूँ टोकन। ये वाला पार्ट डन है। अब डेटा लेना है मुझे। मैं फिर से आया और मैंने इस बार बनाई थी फिर से एक ब्लैंक क्वेरी। अब ये जो क्वेरी है ये मेरा डेटा लाने में मेरी मदद करेगी। एक्टिविटी इवेंट डेटा, इधर आ गए, फिर एडवांस एडिटर में चले गए, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, अब ये जो डेटा लाने की जो रिक्वेस्ट है ये गेट रिक्वेस्ट है। ठीक है, मैं पोस्ट नहीं है, गेट है। तो गेट के लिए सबसे पहले तो अपने को चाहिए एक यूआरएल। तो हम यहाँ पे आते हैं, ये हमारा यूआरएल है जो हमने यहाँ पे ट्राई करते टाइम पे यूज किया था। इस यूआरएल को कॉपी कर लेंगे और इस यूआरएल को हम यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे लिखिए यूआरएल और ये डबल कोटेशन के अंदर ये यूआरएल पूरा डाल दीजिए। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब ये जब यूआरएल थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा और अटपटा सा लगता है या रीडेबिलिटी अच्छी नहीं लगती है, तो इसका एक तरीका और है हैंडल करने का। मैं अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में, रुकिए। तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे जाके लिख दीजिए वेब डॉट कॉन्टेंट्स, क्योंकि वेब कॉल करनी है तो इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। इधर आते हैं, ब्रैकेट ओपन किया, यूआरएल प्रोवाइड कर दिया इसके अंदर। ठीक है, ओके। देन अब कोमा लगाया, कोमा लगाने के बाद अगर हम वापस वहां पे जाएंगे, अच्छा ये है, ये नहीं है, ये है यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे को जो नेक्स्ट चीजें प्रोवाइड करनी है वो मैं प्रोवाइड करूंगा हेडर के अंदर। ठीक है, बाकी चीजें मेरे पास नहीं है तो मैं हेडर के अंदर ही प्रोवाइड करूंगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि पहला ये पूरा जो सेकंड ऑप्शन है ये रिकॉर्ड होना चाहिए। तो इसका मतलब है मुझे इसको रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। तो ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, रिकॉर्ड बन गया। अच्छा, इसके एंड में कोमा चाहिए, कोमा मिसिंग है इधर, इसलिए वो एरर मार रहा है। ये हो गया, इधर आ गया। ठीक है, ये वाला पार्ट खत्म। देन हेडर में आते हैं। हेडर में फिर बोलता है स्पेसिफाइंग दिस वैल्यू एज अ रिकॉर्ड विल सप्लाई एडिशनल हेडर टू अ एचटीटीपी रिक्वेस्ट। मतलब ये भी हेडर होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। तो इस पर डबल क्लिक करिए और यहाँ आइए और इसके अंदर हेडर डाल दीजिए और इसको भी इक्वल टू करके हेडर डाल दीजिए। रिकॉर्ड के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा, ऐसा कुछ है। सर ये तो जेसन की तरह लग रहा है, रिकॉर्ड के अंदर रिकॉर्ड। मान सकते हैं आप, कुछ भी मान सकते हैं, योर चॉइस है। ओके, ये इस तरह से बन जाएगा। ओके, अब आपको यहाँ प्रोवाइड करना है, यहाँ ही आपको ये वाला डिजाइन प्रोवाइड करना है जो इधर अवेलेबल है। ये जो आप देख रहे हैं इधर, ऑथराइजेशन ये और बीआर, ये प्रोवाइड करना है। इसे कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद इधर आइए
इधर ऐसे प्रोवाइड करिए, इक्वल टू लगाइए, फिर डबल कोटेशन के अंदर ये पूरा स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दीजिए। ऐसे करिए, तो मैं एंड में चला जाता हूँ उसके, और यहाँ तक पूरा कॉपी कर लेंगे। ये कॉपी हो गया, कॉपी करके इस कोटेशन के अंदर डाल दीजिए इसको। ठीक है, इसके बाद ये पूरा रेडी है, डन करेंगे तो आपके पास ये डेटा आ गया। ये देखिए, डबल क्लिक करते ही यू हैव डेटा, ये लिस्ट के अंदर डेटा छुपा हुआ है, ये देखिए, है ना, बढ़िया ना। ओके ओके, वापस आते हैं पीछे, एडवांस एडिटर पे आते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें दिख दिख ठीक कर लेते हैं, या जो जो अटपटी सी लग रही है, जैसे ये यूआरएल बहुत बड़ा लग रहा है, तो इसको थोड़ा और बेटर करने के लिए या अच्छा लुक देने के लिए हम कुछ इस तरह का चीजें चेंज कर देंगे। ये हेडर हो जाएगा, ये बात, ये तो चलेगा ही चलेगा। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक कंडीशन और डाल सकता हूँ जिसे कहते हैं रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ ये भी डाल सकते हैं। रिलेटिव पाथ क्या होगा, यहां से लेकर इतना यूआरएल ही होगा, मतलब यूआरएल का पार्ट्स इनडायरेक्टली, ऐसे बोल सकते हैं आप, समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए। ओके, तो इतना पार्ट उठा लेते हैं यूआरएल का, और उसको यहाँ डाल देंगे ऐसे करके। ये आपका रिलेटिव पाथ हो जाएगा, और ये चेंज हो सकता है, जैसे चेंज करना चाहें वैसे चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो यूआरएल, ये जो मैंने टोकन उठाया था इस टाइम पर, ये मैंने यहाँ से उठा लिया था, इधर से। अब ये तो मतलब इसका मतलब है जब भी मुझे रन करना पड़ेगा यहाँ से उठाना पड़ेगा, जो कि सही नहीं लगता। तो हम क्या करेंगे, हमने एक टोकन बनाया था यहाँ पे, आपने देखा होगा, मैंने टोकन के लिए क्वेरी बनाई थी, हम उसको डायरेक्टली यूज कर लेंगे था। तो ये वाला बॉडी। पार्ट यहाँ से हटा। हाँ एग्जैक्टली, बॉडी, इसकी बॉडी। नहीं नहीं सर, बॉडी जो बनाया था ना टोकन में, अच्छा, आपने तो रिटर्न भी तो टोकन, बॉडी किया था ना। और जो टोकन हम यहाँ स्ट्रिंग पे, था। अच्छा, तो यहाँ पे आके उसको कॉल कर लेंगे। अब हम जो हमने क्वेरी बनाई थी, तो यहाँ पे आके एम्परसेंड लगा देंगे, और वो क्वेरी का नाम था टोकन, टोकन डाल दिया मैंने इधर। ठीक है जी, अब इसे डन कर दूंगा मैं, तो डन करते ही एरर मारता है। अब बस मुझे एक ये चीज रीजन समझ नहीं आया कि ऐसा एरर आता क्यों है। तो इसको फिक्स करने के लिए इस आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एक रेगुलर क्वेरी की जगह पे यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू अ फंक्शन, तभी बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बन रही। अब ये वाला रीजन मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है, तो आपको इसको एक फंक्शन में कन्वर्ट कर देना है बस। इसके बाद इधर आ अच्छा, जाइए। इसी का नाम आपने टोकन दे रखा है, नाउ टू हाँ, इसी कंटेक्स्ट। का नाम टोकन है। फिर इधर आ ओके जाइए, सर। इधर आके ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दीजिए, बस ये फंक्शन हो जाएगा। और इसको डन कर दीजिए, और डन करते ही हेयर इज योर डेटा। अब इसके बाद इसको लिस्ट को ऐसे एक्सपैंड करिए, इसके बाद टू टेबल कर दीजिए, ओके करिए, तो यहाँ पे आइए, अरे मान जा, और ये देखिए, ओके, एंड दिस इज योर फाइनल डेटा। अगेन एक चीज मैं बता देता हूँ, ये पूरा डेटा नहीं है, ये पहली एपीआई कॉल का डेटा है, इट इज नॉट योर कंप्लीट डेटा। हाँ जी, बताइए, कोई सवाल। सर आपने बोला था कि हमको बार बार करना पड़ेगा दिन में, हाँ तो हाँ, मतलब सर खुद से दिन में, मैन्युअली करेंगे, ऑटो मतलब लेट्स सपोज वन डे का आपने डाला था, तो हाँ हाँ, ऑटोमेटिक डाल आगे करेंगे या फिर ऐसे ही हमें बार बार कॉल करना पड़ेगा? ओके। अभी अभी का जो हमारा क्या कहते हैं टॉपिक था, ये टोकन बनाना और हाँ पहली जी एपीआई जी। कॉल करके डेटा लाना, ठीक है। अब अब जब एक बार मैं एपीआई कॉल करता हूँ तो डेटा तो आता ही है, पर डेटा के साथ साथ एक टोकन भी आता है। ये टोकन का इस्तेमाल करना नहीं बताया मैंने अभी तक आपको, ये मैं ओके ओके। आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। ठीक है, अभी जो देखो 3 रिकॉर्ड आ गए हैं, ये 3 रिकॉर्ड ही हमारे पास पावर बीआई रिपोर्ट में है। अब इस एक एपीआई कॉल के थ्रू डेटा भी लेना है, और ऑथेंटिकेशन टोकन का इस्तेमाल करके फर्दर डेटा, मतलब आगे के सेट ऑफ डेटा भी उठाना है। तो ये अगले सेशन में देखेंगे। ओके, तो बताइए यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों को। राकेश जी, एक दो चीज थी इसमें पूछनी मुझे। एक तो हम्म, ये पूछना था कि जैसे आपने जो लॉगिन किया सबसे पहले रेस्ट एपीआई वाली साइट के ऊपर, तो वो जो हाँ हाँ, अकाउंट से लॉगिन किया वो अकाउंट क्या, कौन सा अकाउंट होना चाहिए? मतलब हम कोई जेनरिक या अकाउंट से लॉगिन कर सकते कल को, जैसे आप जो यूजर था वो छोड़ चुका है ऑर्गेनाइजेशन, तो हम्म, वो यूज करके जनरेट करेगा या कैसे? मतलब वो एक चीज पूछनी थी। और एक एज्योर में जब ऐप बनाई थी
उसमें भी हमें कौन सा अकाउंट यूज करना चाहिए? जेनरिक अकाउंट यूज करना चाहिए? कोई भी यूजर अपना अकाउंट से ऐप बना सकता है, बाद में उस ऐप की क्लाइंट आईडी और उसको यूज कर सकता है, क्योंकि वो सीक्रेट कोड भी जनरेट होता है, वो हम एक्सपायर हो जाए तो नेक्स्ट टाइम कौन ओके उसको रिन्यू कर पाएगा? वही ओके यूजर कर अब पाएगा या जेनरिक अकाउंट? ठीक है। देखिए ये जो एपीआई है एक एडमिन एपीआई है, इसको हर कोई यूजर यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि सभी के पास फैब्रिक एडमिनिस्ट्रेशन के राइट नहीं होते हैं, सबके पास ये वाला राइट नहीं होता है। तो हर कोई यूज नहीं कर सकता, मैं इसलिए यूज कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास राइट है। आप अगर एक रेगुलर यूजर हो, आप फैब्रिक एडमिन नहीं हो, तो आप यूज नहीं कर पाओगे इस एपीआई को। यहाँ पे और भी एपीआई हैं, आप बाकी यूज कर सकते हो, जैसे आप डेटा सेट की एपीआई यूज कर सकते हो, ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। पर ये एडमिन एपीआई एडमिन ही यूज कर सकते हैं। अच्छा, फिर दूसरा यहाँ पे अगर आपको कोई एप्लीकेशन बनाना है तो आपके पास इस एरिया में राइट परमिशन होना चाहिए, क्रिएशन राइट्स होने चाहिए। ऐसी कोई भी आके नहीं बना सकता है। जनरली मिल जाते हैं, क्योंकि ऐप बनाने में कंपनी का कोई नुकसान नहीं है, पर मिल जाते हैं। पर हर कोई बना नहीं सकता फिर भी। ओके। तो अब ये जो आपने एक बात बताई यहाँ तक ठीक है। उसके बाद जब पावर बीआई डेस्कटॉप पे मैप ये जनरेट करते हैं, सारे स्टेप करते हैं, वहां पर भी हमें कोई अकाउंट स्पेसिफिक नहीं होता, मतलब किसी भी अकाउंट से हम बना सकते हैं। मतलब हम्म। अभी कोई ऐसा चक्कर नहीं होता कि मतलब हमें उसी अकाउंट से बनाना है, मतलब कोई जेनरिक यूजर भी बना सकता है उस ऐप, करेक्ट इस वाले चीज को। करेक्ट करेक्ट ठीक करेक्ट। है। और इसके ऊपर एक चीज और है, जैसे ये जो कॉलम्स निकल के आए हैं, इसमें हमें एक बार आप कॉलम बताओगे जिससे हम ये पता कर पाए कि ये वाला कॉलम मेरा यूजर का नाम है, ये कॉलम मेरे इवेंट्स बता रहा है, ये कॉलम मेरे व्यूअर्स के नाम बता रहा है, मतलब वो हमें फिल्टर करने हो तो कैसे, या किस डेट को सर्च किया गया है वो कैसे निकालें? अच्छा अच्छा, इसमें ये तो आपकी क्या कहते हैं, एक्टिविटीज की आईडीज हैं, राइट। ठीक है। देन ये टाइप ऑफ ऑपरेशंस हो गई कि आपने क्या क्या किया है। उसके बाद देन आपके पास ये यूजर आईडी आ गई, ईमेल आईडी हो गई उनकी। ओके। हम्म, देन अब ये जो क्लाइंट आईपी या यूजर एजेंट हो गया, ये किस एप्लीकेशन और किस आईपी से उन्होंने एक्सेस किया था। ठीक है। ओके। अगेन टाइप ऑफ एक्टिविटी, उनका एक्सेस सक्सेसफुल रहा नहीं रहा। अब जब वो एक्सेस करता है तो दो आईडीज और बनती हैं। हम्म, जब भी आप कुछ पावर बीआई पे कुछ भी एक्सेस करते हो, तो एक्सेस करने पे एक रिक्वेस्ट आईडी और एक एक्टिविटी आईडी बनती है, ये तो बनती ही बनती है। ठीक है। बस इतना ही डेटा इसमें कैप्चर हुआ है। नहीं, जैसे अगर हम इसको यूसेज मैट्रिक्स जो बाय डिफॉल्ट हम बना सकते हैं उससे हम रिलेट करना चाहें, उसमें जैसे हमारे पास आता है यूजर आईडी, यानी जिस यूजर ने एक्सेस किया, कितने व्यूअर्स काउंट थे, कितने व्यू काउंट थे, मतलब व्यूअर्स, यूनिक अच्छा व्यूअर्स और यूनिक व्यूज। तो उससे अगर हमें कन्वर्ट करना है इसी रिपोर्ट को, तो वो कॉलम्स हम कैसे, कोई है अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन जहाँ हम देख सकते हैं इसमें ताकि वो? इसमें यार वो डेटा नहीं आया है जो रिलेटेड टू और एक व्यू होता है आपका। जैसे इसमें रिपोर्ट आईडी नहीं आई है, इसमें इसमें डेटा सेट हमें आईडी भी नहीं आई है। वर्क स्पेस वगैरह भी नहीं पता चला किस वर्क स्पेस की कौन वो सी भी नहीं आया, रिपोर्ट है। वो भी नहीं आया। इसमें इंफॉर्मेशन है ही नहीं शायद, रुकिए देख लेते हैं। इसमें सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन है। हम कहते डे बदल के देख लेते हैं। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। अरे अच्छा, यहाँ बदला जाएगा, सॉरी। एक काम करते हैं, 3 तारीख ले लेते हैं। मतलब ये इस पर्टिकुलर डे पे ये काम हुआ ही नहीं होगा, ऐसा है। मतलब ऐसा भी इशू हो सकता है कि कॉलम्स के रिकॉर्ड्स भी चेंज हो जाएंगे, किसी दिन 10 कॉलम, किसी दिन 20 कॉलम हाँ हाँ, अब इसके जब अंदर। एक्टिविटी एक्टिविटी हुई नहीं है तो कैसे आएगा बताओ। अच्छा, एक्टिविटी में ओके। इंपोर्ट हुआ है। हाँ, यहाँ पे देखो इन्होंने यूज किया, आइटम नेम आ रहा है, ये रिपोर्ट का नेम आ गया इधर देखिए। और ये इन्होंने अपनी माई वर्क स्पेस के अंदर रखा हुआ है। एंड कैपेसिटी आईडी भी आ गया, नेम भी आ गया, वर्क स्पेस आईडी भी आ गया, ऑब्जेक्ट आईडी, इंपोर्ट आईडी, फाइल आ गया, डिस्प्ले नेम आ गया, सक्सेस आ गया। बस इतना ही आ रहा है इसमें रिपोर्टेड। तो। जैसे ये आप जो उसमें नंबर ऑफ पावर बीआई से आपने सर्च किया, तो नंबर ऑफ एक्टिविटीज पावर बीआई में मल्टीपल हो सकती है, कि रिपोर्ट अपलोड करना, रिपोर्ट डिलीट करना, रिपोर्ट एग्जैक्टली एग्जैक्टली। पे। तो अगर हमें यूसेज ही देखना, तो यूसेज से रिलेटेड हमें कौन सी वैल्यू को फिल्टर करना पड़ेगा, वो एक ये बार ये एक्टिविटी देखना। ये ऑपरेशन, ऑपरेशंस पे। ऑपरेशन बताएगा टाइप ऑफ ऑपरेशन क्या है, आपने देखा था, क्रिएट किया है, तो यहाँ पे व्यू रिपोर्ट करके आएगा। ठीक है, ठीक है। और ये जो माइक्रोसॉफ्ट खुद बनाता है, जो उसका हम डेटा सेट देख ही नहीं पाते क्योंकि वो हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं है यूसेज मैट्रिक्स का।
नहीं तो हम हम्म। कॉलम्स चेक कर पाए कौन से कॉलम पे हमें क्या डेटा आता है। इसमें हम वो और भी वो बनाएंगे, क्या कहते हैं, और भी वीडियोस बनाएंगे, उसमें धीरे धीरे और भी चीजें दिखेंगे। हाँ जी। एक साथ इतना कुछ बताना अच्छा नहीं लग रहा, नहीं नहीं सॉरी, मैं तो बस। थोड़ा थोड़ा कट शॉर्ट करके बताना पड़ता है, सरप्राइजेस भी तो रहनी चाहिए। हाँ जी हाँ जी। ये देखो ये आ गया ना व्यू रिपोर्ट, हम्म। ठीक है, तो इसको फिल्टर लगा के ऑपरेशंस। व्यू। यस यस तो ये यस। जो हम जब रिपोर्ट हम क्रिएट करेंगे फर्स्ट टाइम, तो उस वक्त हमें रिव्यू रिपोर्ट का फिल्टर लगा देंगे ऑपरेशंस के अंदर, तो हमारे पास केवल व्यू का ही डेटा कोलेट होगा इस डेटा सेट में। यस यस और यस। जो एक्टिविटी लॉग जो ओरिजिनली डाउनलोड करवाया 3 मंथ का हमने, हाँ उसमें भी हाँ उसका स्ट्रक्चर वैसा ही बनाए ताकि फिर कल को हम ये हाँ। कोलेट करें तो स्टैंडर्ड चले अपना। यस यस। ठीक है और ओके। थोड़ा सा एक छोटा सा कैच बता देता हूँ, जब भी आप डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, पावर क्वेरी थोड़ा सा स्मार्ट खेलता है। ये जो अब एक्सपैंड ऑपरेशन करते हैं ना, तो ये सारे कॉलम के नाम सेव कर लेता है। अगर कोई नया कॉलम का नाम आएगा और इसमें नहीं है वो, तो वो फिर कॉलम उस भी नहीं नहीं दिखेगा आपको। अच्छा इधर जैसे आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम इधर आते हैं, मैंने 3 तारीख का डेटा उठाया है। इसके लिए पावर क्वेरी की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, जिसको नहीं है वो तो स्ट्रगल करेगा ही। ये 3 डाल दिया मैंने, इसे ओके करते हैं। ये देखिए वो नए कॉलम ढूंढते हैं। हमने देखा था ये वाला, एक नेम देखा था हमने, अ, व्यू ये रिपोर्ट। आइटम आइटम नेम, ये पहले नहीं एक्टिविटी। दिखा था हमें। नहीं नहीं नहीं, आइटम नेम नहीं दिखा था हमें पहले। यहाँ पे आइटम नेम ढूंढते हैं हम लोग। देखिए आइटम नेम दिखिए, दिख रहा है आपको? नहीं आइटम नेम आइटम अभी नेम नहीं नहीं आया। है। वो क्यों नहीं आया? हम्म, वो इसलिए नहीं आया है क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया सिस्टम ने। जब तक वो मेंशन नहीं करता तब तक नहीं आता है। तो आपको ये एक्सपैंड ऑपरेशन तब करना है जब आपके आपके जो सैंपल है या जिसके ऊपर कर रहे हैं सारे नेम आता है। 2 तरीके, या तो आप खुद से मेंशन कर दीजिए ताकि ये गलती ना करे, पहला तरीका तो ये। या एक्सपैंड आप तब करिए, उस सैंपल पे करिए जब आपके पास सारे कॉलम्स हों। जैसे अगर मैं अब अगर एक्सपैंड करता हूँ तो अब देखिएगा सारा डेटा आएगा मेरे पास, हाँ जी। सारा आ गया, आइटम भी आएगा इसमें, देखिएगा। ये तो कितने सारे कॉलम आ गए, देख रहे हो? आइटम कहाँ है आइटम भाई? आईडी। दिख रहा है क्या? हाँ ये रहा नीचे। आइटम आईडी है। तो इस तरह से तो चालाकी करता है ये। तो ये हमें ये डेटा इनिशियल। अवेलेबिलिटी पे है, इस पे इसमें कुछ कर नहीं सकते हम लोग, डेटा अवेलेबिलिटी पे है सारा। ठीक। ओके, ये आ गया, वर्कस्पेस का नाम आ गया आपके। आइटम नेम ये रहा, कॉलम रिपोर्ट्स के हाँ नाम है, एनालिसिस सेल्स ये रहा, एनालिसिस। एग्जैक्टली सही समझे आप। ओके, ठीक है। बताइए गाइस, कोई और सवाल? कोई सवाल नहीं है? अब मुझे शुरू से मालूम था। अब इस ठीक नेक्स्ट है स्टेप चल, जब कंटिन्यूएशन टोकन देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा ठीक है, फिर कंटिन्यूएशन टोकन देखेंगे, उसके बाद मैं एक और सेशन लूंगा जिसमें हम अ, किस तरीके से क्या कहते हैं, किस तरीके से हम ज्यादा चंक ऑफ डेटा, मतलब एक पूरा साल का डेटा कैसे स्टोर कर सकते हैं पावर बीआई के अंदर। हाँ, पर एक चीज मैं अभी भी क्लियर कर दूं जो मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताई है। आप पावर बीआई में ये कॉल कर पा रहे हो, आपको अलाउ कर रहा है, बट दिस इज नॉट द सेफेस्ट वे। क्योंकि हो क्या रहा है, इसमें आप क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट रिवील कर दे रहे हो। तो जिसके पास भी ये पावर बीआई की फाइल होगी उसको ये क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, या उसको भी मिल जाएगा जिसको वर्कस्पेस में मिनिमम मिनिमम कंट्रीब्यूटर राइट है, उसको भी ये चीजें दिख जाएंगी क्योंकि वो डाउनलोड कर सकता है फाइल को। तो ये एक पोटेंशियल रिस्क है इधर। तो अगर आपको ये पोटेंशियल रिस्क से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आप इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। राकेश एक ओके। चीज और थी कि जी। ये जो आपने एपीआई का रिस्ट्रिक्शन बताया कि 200 कॉल्स कर सकते हैं पर आवर, तो अब हम्म, जैसे ये वाली स्ट्रक्चर से हम डेटा डालेंगे डाउनलोड करेंगे तो हरदम n-1 डे का डाउनलोड करेंगे ताकि हमारे पास लास्ट डे का पूरा डेटा आ जाए। तो correct। जिस वक्त मैंने क्वेरी चलाई, जैसे हमने इसका रिफ्रेश टाइम शेड्यूल कर रखा होगा पावर बीआई सर्विस पे, तो वो जब रिफ्रेश करता होगा तो वो 1 आवर्स में अगर 200 कॉल से ऊपर बैठ गया मेरा डेटा सेट, या फिर उसको मल्टीपल रिफ्रेश टाइम शेड्यूल करवाएं कि 4 आवर्स में या 6 आवर में, ताकि पूरा डेटा लिया है एंड ऑफ द डे हरदम वो थोड़ा ही डेटा लाएगा, जो फर्स्ट बार लाया यार वही दोबारा लाएगा। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लगता है कि 200 कॉल्स नहीं होंगी, ये बहुत ज्यादा कॉल्स है ये। आपका डेटा, जब अब ज्यादा डेटा हो जाता है तो हर एक सेट में काफी सारा रिकॉर्ड देगा आपको।
ओके क्योंकि जैसे फिलहाल कुछ आपको ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा ये अभी आपको 6-7 रिकॉर्ड दे रहा है। जब आपका बढ़ जाएगा ना ये डेटा बढ़ जाएगा तो एक सेट में बहुत ज्यादा रिकॉर्ड देगा आपको ये। ओके ओके मैंने 20-20 रिकॉर्ड भी देखे हैं एक सेट में। ये ठीक मैं है, इधर मतलब ये कुछ रिपोर्ट्स टेस्टिंग की यूसेस बात कर काफी रहा हूँ। होते हैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ हाँ, ये सैंपल टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ। पर ठीक है, अगर टाइम रहेगा तो उस पर भी एक सेशन ले लेंगे। ठीक है, हाँ जी कम से कम एपीआई कॉल में काम हो जाए, हाँ वो जी। भी एक करेंगे। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। सो कोई और क्वेश्चन गाइस? नहीं? ओके। सो इसी के साथ हमारा ये जो सेशन है एक्टिविटी लॉग या एक्टिविटी, Actually, with one API request, we will get only minimum amount of rows of data, right? Like 200 something. So in this case, to load all the data, we should do some coding part to do pagination, everything and all, or yes, any other? Okay. that pagination with continuation token I will talk about in the next session. I have parked it for next session, but that is also important because when you perform a first call, it will give you only first results, first few records only. It cannot give you more than means all the data. I cannot give you all the data. Okay. But when I drop in the visual, when I do summation, will it count for all the rows of data or page by page? After doing this continuation with the next token, when I drop a column just to count to see how many rows is loaded, will it load with specific page or will it load all the amount of data? Okay. Calls with okay. When you drop a column, I just want to know how many rows has been loaded. That's all. Means does it load all the data or only limited amount of data with respect to the page by page? How does it work? Okay, so when it is loading, it is going to load your records. Whatever you have pulled using the API calls, that will be loaded in the model. Yeah. Correct. This will load only to 200 or first 1000, right? Whatever you have, whatever your API calls has returned, it will load only that record, those records. Okay. For example, With you the have page- not, you have not considered continuation token, and in the very first call, it gave you 50 records. Okay, and then you press close and apply. It will only give you that 50 records. So you have to make sure that in the this code itself, you arrange it in such a manner that it will perform multiple calls to give you all the data of that specific day. Yeah. So yes, it will use multiple continuation token to scrap all the data that is there in multiple result sets. Okay. So in order to use the continuation token, it must be in the request URI, right? In the REST service, Correct. it should have this continuation token flexibility. Otherwise, Exactly. it will not work. Okay. You are right. And continuation token can change depending on your number of result sets. So for example, you perform a call, it give you a continuation token. Then you use that continuation, it will give you another result set. With new result set, you will get a new continuation token. Okay, so you have to perform a loop in Power Query so that it can use the continuation token again and again to give you another set of results. Means subsequent set of results. Yeah, my point is whatever the REST API I'm using, it doesn't have specific parameter called continuation token. So with the existing token, anyways, we are generating the token. With the existing token, we can make pagination, right? We can make more results. Correct. Without continuation token parameter. Continuation token you will only get when you perform a first API call. But when you are performing a API call to get a token, that token does not give you any continuation token. It just gives you an access token. Okay. Okay. Any other question, guys? No? Okay.
So with this we conclude this session और आप सभी से मिलेंगे अगले हफ्ते. Till then, bye bye. Thank you. Bye bye guys.